हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वंदना राज चौरे चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चैनल और कैसी तैयारी कर चल रही है? आज हम लोग वीडियो एग्ज़ाम का 2018 में जो पेपर हुआ था उसका प्रीवियस ईयर करने वाले हैं। ये 2018 का है। डेट है 22/12/2018। और किसका री एग्ज़ाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। और इसमें बस केवल हिंदी कराऊंगी। उसके 50 हिंदी का आता है, 50 रीजनिंग, 50 जीएस का होता है। तो इसमें बस हिंदी कराऊंगी, फिर अगले वीडियो में रीजनिंग, अगले वीडियो में जीएस। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले दिया है गद्यांश पहले दिया है, तो गद्यांश को पढ़ते हैं क्या दिया है। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से शुरू हो रहा है गद्यांश। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो यहाँ से कुछ को पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन पैसेज का करने का तरीका होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद से पैसेज पढ़ते हैं, तो कुछ न कुछ क्वेश्चन याद रहता है, तो उसमें से आंसर मिलता जाता है। तो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। किससे रहित राज्य किस काम का, पहला क्वेश्चन है। दूसरा है जगत का अर्थ है। तो जगत का अर्थ क्या होता है? जगत का अर्थ तो समाज होता है, देश होता है, प्रदेश होता है, संसार होता है। तो ये तो ऐसे ही पता चल रहा है कि जगत का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग बताइएगा कि जगत का अर्थ क्या है। बिना पैसेज पढ़े ही समझ में आ जा रहा है। और अगला क्या है, निष्फल का आशय क्या है। तो निष्फल का आशय क्या है? तो निष्फल मतलब क्या होता है? व्यर्थ होता है, अधूरा, सार्थक, फलदायी तो होगा नहीं, व्यर्थ होगा। और जगत मतलब क्या होता है? संसार होता है। तो इसका भी आंसर आ गया बिना पैसेज पढ़े। अगला क्वेश्चन पूछा है, सूखे के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है। तो यह भी वैसे ही पता चल रहा है कि सूखे खेत को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ है जीवन को सुखमय बनाना। जीवन को दुखमय बनाना तो एकदम से नहीं होगा। जीवन को दुखमय बनाना तो एकदम से नहीं होगा। खेतों की सिंचाई करना नहीं है। जीवन को संकट में डालना भी नहीं होगा। तो क्या होगा? जीवन को सुखमय बनाना। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 हो गए। और अब पैसेज पढ़ते हैं तो 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही हल हो गए। निष्फल का आशय व्यर्थ हो गया। जगत का अर्थ है संसार। प्रफुल्लित किससे रहित राज्य किस काम का। यही बस हमको क्वेश्चन ढूंढना है। तो ये पैसेज में दिया होगा। ये पैसेज पढ़ने पे ही पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो पैसेज यहाँ से अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो यहाँ पे देखिए आंसर ही मिल गया। किससे रहित राज्य पूछा था ना, तो अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। इसका आंसर अभी आ गया। पूरा पैसेज भी नहीं पढ़ना पड़ा। तो किससे रहित राज्य किस काम का, तो प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो सारा क्वेश्चन हो गया है। 4 क्वेश्चन हो गया है। एक और है, देखते हैं क्या पूछा है उसमें। निम्न में नहीं, 4 ही क्वेश्चन पूछा था। पैसेज से कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे। अब यहाँ से क्या शुरू हुआ है, तो पैसेज पढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए। उससे कुछ न कुछ 2-4 क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। और 2-3 बचे 4-5 ही क्वेश्चन आता है। ये 2-3 वैसे ही सॉल्व हो गए। 2-3 पैसेज पढ़ते जाते हैं, उसके बाद उसमें से आंसर तुरंत आंसर मिल जाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, फिर
पैसेज पढ़ना चाहिए तो जल्दी से हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से। निम्न में दीर्घ स्वर है, तो निम्न में दीर्घ स्वर है ई, ए, ए। तो इसमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हम लोग का, यही दीर्घ स्वर होगा। और ए ह्रस्व स्वर हो जाएगा, ए ह्रस्व स्वर होगा। ए क्या होगा? ए भी मिश्रित स्वर हो जाएंगे, ए वाले मिश्रित स्वर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दीर्घ स्वर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आ ई ऊ दीर्घ स्वर है, और आ ई ऊ री ह्रस्व स्वर होते हैं, और ए आए ओ आओ, यानी जिसमें दो मात्राएं होती है, जैसे ए आए ओ आओ, ये सारे संयुक्त स्वर हैं। और जो बड़े ई है वो दीर्घ स्वर है, जो सिंगल वाले हो ह्रस्व स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ग, ज, व, स। तो अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 5 होते हैं। 5 कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? तीनों सकार और ह, या स और ह। अगला है, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्प प्राण, महाप्राण, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन से होते हैं, नहीं तो वीडियो बनाई हूँ, जाके देख लीजिएगा। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? ख, ग, घ, ठ। अल्प प्राण जिसको बोलने में कम वायु लगती है उसे अल्प प्राण बोलते हैं। ख बोलने में ज़्यादा निकल रहा ध्वनि, और ग बोलने में कम निकल रहा है, घ बोलने में भी ज़्यादा निकल रहा है, ठ बोलने में भी ज़्यादा निकल रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो ग अल्प प्राण व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का, जैसे कचट तब का पहला वर्ग क च ट तप हो गया, तीसरा क्या हो गया? ग ज ड दब, पांचवा अंग य गणनम, ये क्या होते हैं? ये सारे अल्प प्राण हैं। और यर लव भी अल्प प्राण होता है। और इसके अलावा जो बच गए वो कौन हो गए? महाप्राण हो गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? तो घोष वर्ण कौन सा है? ज, क, च, ट, यानी जिसको बोलने में ज़्यादा घर्षण होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। तो किसे बोलने में ज़्यादा घर्षण हो रहा है? बोल के देखते हैं। ज, च, क, ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज, तो किससे बोलने में ज़्यादा घर्षण हो रहा है? ज को बोलने में हो रहा है, क भी बोलने में नहीं हो रहा है, च भी बोलने में नहीं हो रहा, ट इसे भी बोलने में नहीं हो। जिससे बोलने में ज़्यादा घर्षण होता है वही क्या होता है? घोष वर्ण या सघोष वर्ण जिसे बोलते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों का उच्चारण से स्वर तंत्रियाँ झनकृत होती हैं वे घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, गजड दब, चौथा घ, झ, ढ, धब, पांचवा यंग गणनम, सभी स्वर और यर लव और ह घोष वर्ण होते हैं। और इसके अलावा जो बच गए अघोष वर्ण हो जाएंगे। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो पहले बोलते समय पता चल जाता है कि कौन सा कौन वर्ण है।
पहले कंठ होता है, गला कंठ होता है, उसके बाद तालु होता है। जीभ के ऊपर जो गड्ढा है उसे तालु बोलते हैं। और दांत के पहले का हिस्सा क्या होता है? मूर्धन्य होता है। उसके बाद दंत होता है, उसके बाद ओष्ठ होता है। तो बोलने से ही पता चल जाता है कि कौन सा वर्ण कौन है। तो निम्न में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई, उ। तो किसी बोलने में ओठ का यूज हो रहा है तो ऊ बोलेंगे तो दोनों ओठ सटेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऊ ओष्ठ वर्ण है, दोनों ओठों के स्पर्श से बोले जाने वाले हैं ओष्ठ वर्ण कहलाते हैं। जैसे ऊ और प वर्ग, प फ ब भ म, और आ कंठ वर्ण और ई तालव्य वर्ण होते हैं। अगला है 10वां, निम्न में योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? रूढ़ क्या होते हैं? तो पीला, पर, पीला क्या है? जो अलग नहीं होते हैं उसे, जैसे पर है, पर अलग नहीं होगा तो ये रूढ़ शब्द हो गए। पीला भी रूढ़ होगा। जलज, दूध वाला तो दूध प्लस वाला ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जल प्लस ज, जल प्लस ज योगरूढ़ शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जलज बराबर जल प्लस ज का अर्थ है जल में उत्पन्न, किंतु इसमें कमल का अर्थ लिया जाएगा, अतः जलज शब्द योगरूढ़ है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का परिचायक होते हैं उसे योगरूढ़ कहते हैं। यानी जो दूसरे का अर्थ देते हैं वह योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास होता है, अपना अर्थ नहीं देता है, किसी तीसरे का देता है, वैसे योगरूढ़ भी होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। तो महोत्सव का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। मह कुछ होता है, नहीं होता है। मह कोई शब्द ही नहीं होता है तो एक तो वैसे ही गलत हो जाएगा। महाधन उत्सव, मही धन उत्सव, मही उत्सव, तो ई और ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा, नहीं बनेगा। मई धन उत्सव ये भी नहीं होगा तो कौन सा होगा? महाधन उत्सव। तो यहाँ पे आ प्लस ऊ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हम लोग का। महाधन उत्सव महोत्सव, जिसका सार्थक शब्द निकलता है और संधि भी जानना जरूरी है, तभी इसका विच्छेद कर, सबसे पहले विच्छेद करने पर ही पता चलता है कि कौन सी संधि है। महोत्सव का संधि विच्छेद महाधन उत्सव होगा। आ और ऊ मिलकर ओ बनाएंगे। इसमें संधि कौन सी है? गुण स्वर संधि है। जिसके भी ऊपर एक, यहाँ पे देख लीजिए, जिसके भी ऊपर एक डंडा लगा रहता है या एक डंडा बोलते हैं, मात्रा, एक मात्रा जिसके ऊपर ऐसे लगा रहता है वह गुण संधि होती है। अगर इस पे दो मात्रा लग जाए तो वृद्धि संधि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास नहीं होगा। बैलगाड़ी का क्या होगा? बैल का गाड़ी। बैलगाड़ी मतलब बैल का गाड़ी। तो द्वंद्व तो होगा नहीं। द्वंद्व में क्या होते हैं? विपरीत शब्द होते हैं। जैसे दिन रात हो गया, दिन रात हो गया तो ये विपरीत शब्द हैं तो द्वंद्व होंगे। द्विगु, द्विगु में क्या होता है? वो संख्यावाची शब्द होते हैं, यानी संख्या से स्टार्ट होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ होता है तो तत्पुरुष बचा, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बैलगाड़ी में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। इसका मतलब क्या हुआ? बैल की गाड़ी। तो बैलगाड़ी का समास विग्रह है बैल की गाड़ी। इसमें तत्पुरुष समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, यानी इसमें क्या होता है? उत्तर पद, यानी बाद वाला पद प्रधान होता है। बैल प्लस गाड़ी, तो किसकी गाड़ी हुई? बैल की गाड़ी। अगला है आगमन में उपसर्ग है। तो इसको पहले सार्थक शब्दों में तोड़ लेते हैं। उपसर्ग आगे लगा रहता है, पीछे लगा रहता है, पता होना चाहिए।
तो शब्द उपसर्ग किसी भी शब्द में आगे लगा रहता है। उपसर्ग उ से उपसर्ग, अ से आगे, ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रत्यय कहाँ होता है? पीछे लगा होता है। कोई भी शब्द हो, इसमें पीछे प्रत्यय लगा रहता है और आगे उपसर्ग लगा रहता है। अ से आगे हो गए याद करने के लिए, अ से आगे, और जो बच गया प्रत्यय पीछे, प से पीछे, और उ और अ से आगे, तो ऐसे याद कर लेते हैं। तो आगमन को हम लोग तोड़ेंगे तो इसमें सार्थक शब्द भी होना चाहिए। गमन, आ प्लस गमन, तो क्या हुआ इसमें? गमन में क्या जुड़ा है? आ उपसर्ग जुड़ा है गमन में। गमन एक शब्द है तो उसमें यानी यह सार्थक शब्द होना चाहिए। तो गमन में क्या उपसर्ग जुड़ा है? आ उपसर्ग जुड़ा है गमन में, तो क्या हुआ है? आगमन। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगमन में आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग का अर्थ है सीमा और समेत, कमी, विपरीत। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं आकाश, आकर्षण। आगे बढ़ते हैं। रसोइया में प्रत्यय क्या है? रसोइया में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय कहाँ लगा रहता है? प से प्रत्यय हो गया, प से पीछे, यानी कोई भी शब्द हो तो वह पीछे लगा रहेगा। तो इसे कैसे तोड़ेंगे? रसोई प्लस या, तो रसोई शब्द होता ही है प्लस या, तो क्या हो गया? रसोइया। रसोई में क्या जुड़ा है? या जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रसोइया। तो रसोइया में प्रत्यय क्या है? रसो प्लस या होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा, तो यहाँ पे क्या होगा? रसो प्लस या, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है? तो ईया प्रत्यय लगा है। रसो प्लस ईया, तो क्या हो गया? रसोइया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम, तद्भव तो आप लोगों को पता ही होगा। तो तत्सम किसे कहते हैं? जो संस्कृत मिलते जुलते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और जो संस्कृत से निकल के हिंदी में आ गए वो तद्भव कहलाते हैं। यानी जो हिंदी में बोले जाते हैं वो तद्भव होते हैं, जो संस्कृत में बोले जाते हैं वो तत्सम होते हैं। जैसे क्षेत्र, गाय, गधा, घर, जो गांव में अक्सर लोग बोलते हैं वो तत्सम होता है, वो तद्भव होता है, और जो संस्कृत से मिलता जुलता है वो तत्सम होता है। तो इसमें कौन सा है? क्षेत्र, यानी जो बोलने में कठिन होता है वो तत्सम होते हैं। जो जिसे बोलने में कठिनाई होती है वो तत्सम शब्द होते हैं और संस्कृत से मिलते जुलते हैं। तो क्षेत्र, गाय, गधा, घर, तो इसमें से कौन सा बोलने में ज़्यादा? गाय, गधा, घर, ये तो गांव में अक्सर ही बोला जाता है। क्षेत्र को खेत लोग बोलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्षेत्र को क्या बोला जाता है? खेत, यानी गांव में लोग इसको खेत बोलते हैं। तो और बोलने में ज़्यादा कठिनाई भी लग रही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तत्सम। क्षेत्र का तद्भव होगा खेत। और इन सबों का क्या होगा? गधा का क्या होता है? गर्दभ होता है। गाय का गो होता है। घर को क्या बोलते हैं? गृह बोलते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है 16 है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव कौन सा है? यौवन, निर्झर, जीभ, स्थान, तो कौन सा होगा तद्भव? जो गांव में बोला जाता है, ट्रिक है याद करने का, जो गांव में बोलते हैं लोग वो तद्भव होता है। जो संस्कृत से मिलता जुलता है, जो कठिन लगता है बोलने में, तत्सम होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? यौवन। यौवन कोई बोलता नहीं है। निर्झर, स्थान, जीभ, तो गांव में अक्सर लोग जीभ बोलते हैं, और जीभ को तत्सम, या जीभ का तत्सम क्या होगा? जिह्वा होगा। जीभ का तत्सम जिह्वा होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? देशज किसे बोलते हैं? जो गांव में लोग बोलते हैं वो देशज शब्द होते हैं। और जिसे बोलने में कोई आवाज़ होती है, यानी कोई घर्षण होता है बोलने में, वैसे शब्द देशज कहलाते हैं। और जो गांव में अक्सर बोले जाते हैं, जैसे गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, तो जिसे बोलने में आवाज़ थोड़ा होती है, ज़्यादा घर्षण होता है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा, तो कटोरा बोलने पे थोड़ा घर्षण हो रहा है, तो क्या हो गया? कटोरा देशज शब्द हो गया। कटोरा शब्द देशज है वे शब्द जो विभिन्न बोलियों भाषाओं से हिंदी में आए या जिनका स्रोत अज्ञात देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे जूता, कटोरा, खिचड़ी, डिबिया, तेंदुआ आदि, ये सब क्या होते हैं? देशज होते हैं। 18 नंबर का है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? टिकट, माध्य, मयूर, वचन। तो टिकट शब्द क्या है? टिकट शब्द विदेशी शब्द है। आगे बढ़ते हैं। टिकट शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अतः यह शब्द विदेशी है। मयूर शब्द तत्सम है, जिसका तद्भव मोर होता है। अगला है, निम्न में संज्ञा शब्द है। हरा, पतला, गहरा, सभा। तो संज्ञा शब्द क्या होता है? संज्ञा, तो इसमें से अगर पढ़ें तो हरा क्या हो गया? हरा विशेष, जो हरा क्या हो गया? यह विशेषण शब्द है। पतला यानी किसी की विशेषता बता रहा है कि वह हरा है। पतला भी विशेषता बता रहा है। गहरा भी ये भी विशेषता बता रहा है। तो सभा क्या हो गया? सभा हो गया, यह संज्ञा हो गया सभा। जैसे लोग बोलते हैं सभा बैठी है, तो सभा संज्ञा हो गया। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सभा, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज, मंडल आदि। अगला है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। तो नींद, सफाई, रोग। तो इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? संज्ञा सर्वनाम यानी क्वेश्चन करते हैं तो बोलते हैं कौन आया, कौन गया, तो क्या हो गया? कौन सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो कौन सर्वनाम शब्द है? किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले विकारी शब्द सर्वनाम कहते हैं। यानी कौन किसी के स्थान पर ही आया होगा, कोई व्यक्ति होगा, उसी के स्थान पे कौन बोला जा रहा है, तो सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो निम्न में विशेषण शब्द है। विशेषण शब्द क्या है? लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। तो विशेषण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उचित विशेषण शब्द है। उचित शब्द विशेषण है या गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द की संज्ञा की गुण, दिशा, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? उठना, चमकना, गिराना, देना। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? उठना, चमकना, देना, गिराना। तो जो खुद से नहीं होता है, जो दूसरे के द्वारा कराया जाता है, वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। तो क्या हो गया? गिराना क्या हो गया? वो किसी को गिरा रहा है, तो यहाँ पे गिराना हो गया प्रेरणार्थक क्रिया। जो दूसरे से कराया जाता है वो प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं। गिराना प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वही प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। तो यही पे बोलिए ना, गिराना, वह खुद नहीं कर रहा है, किसी से करवा रहा है, तो वह प्रेरणार्थक क्रियाएं होती हैं।
अगला है, निम्न में अव्यय शब्द है। उत्तर जापान, ठीक कृष्णा। अव्यय वह होते हैं जो एक वचन या दो वचन यानी वचन से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अव्यय ठीक शब्द है। प्रश्नगत विकल्पों में ठीक अव्यय ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी किसी दूसरे के मेल से नहीं बनते वह मूल क्रिया विशेषण कहलाते, जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, नहीं। तो अगर बोलेंगे कि मोहन ठीक है तो इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और रीता ठीक है, यानी कोई भी अगर उसे चेंज कर रहे हैं, पुल्लिंग भी अगर लिंग भी चेंज कर रहे हैं तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगला है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये तो याद करना पड़ता है कि किसका कौन सा पर्यायवाची शब्द है, और 200 शब्द याद भी होने चाहिए। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? भूधर, मीन, वृंद, विहग। तो विहग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द विहग है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? खग, पखेरु, परिंदा, अंडज। खग, पखेरु उनके पंख होते हैं इसलिए पखेरु बोला जाता है। परिंदा है, अन्य जो उड़ जाते हैं उन्हें परिंदा बोला जाता है। अंडज जो अंडा देते हैं उन्हें परिंदा, मुझे अंडा जो कहा जाता है। तो खग, पखेरु, परिंदा, अंडज ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। और भूधर पर्वत और मीन मछली के पर्यायवाची होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जटिल का विलोम होगा। जटिल का सरल, कठिन, कुटिल, टेढ़ा। तो पढ़ने पे ही पता चल रहा है जटिल। जटिल मतलब कठिन होता है, तो कठिन तो होगा नहीं। जटिल मतलब कठिन होता है, तो ये भी कुटिल भी नहीं होगा, टेढ़ा भी नहीं होगा। तो जटिल का उल्टा क्या होगा? सरल ही होगा। जो देने योग्य के लिए एक शब्द है, यानी जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? तो जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं? देय कहते हैं एक शब्दों में। दिन दिन शब्द का युग्म सही अर्थ है। तो दिन दिन का अर्थ क्या होता है? दिवस, गरीब, गरीब दिवस, सुबह, गरीब दोपहर, गरीब। तो दिन दिन। तो एक दिन का अर्थ क्या होता है? दिन यानी दिवस ही होता है। तो दिवस किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है, और किस में है? बी में है। तो दिन का अर्थ होता है दिवस, पहले दिन का अर्थ है दिवस। तो पहला दिवस ऑप्शन नंबर ए में आया है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दूसरा दिन होता है गरीब। तो दिन दिन शब्द का सही अर्थ है दिवस और गरीब। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? साहस, पुस्तक, बालक, अंबर। तो अनेकार्थी शब्द यानी जिसके अनेक अर्थ होते हैं। तो अंबर हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अंबर शब्द अनेकार्थी है। अंबर के अर्थ हैं वस्त्र, आकाश, कपास, मेघ आदि। अगला है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यानी शुद्ध शब्द कौन सा है, कौन अच्छी तरीके से लिखा गया है, यानी किसमें त्रुटि नहीं है। तो शुद्ध शब्द कौन सा है? पूज्य है, परीक्षण है, प्राण है। प्राण कुछ होता नहीं है, प्राण होता है। पूज्य इस तरह से नहीं लिखा जाता है, पूज्य भी गलत है, परीक्षण ए भी गलत है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परीक्षा सही है। तो परीक्षा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, पूज्य, परीक्षण एवं प्राण अशुद्ध वर्तनी वाले हैं। तो पूज्य देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, पूज्य ए सही होता है। परीक्षण, परीक्षण इस तरह से लिखा जाता है, प्राण नहीं होता है, प्राण होता है।
परीक्षा जैसे लिखते हैं उसी तरह परीक्षण लिखा जाता है। अगला कौन सा है? निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द। अशुद्ध कौन सा है इसमें? प्रादेशिक सही है, माधुर्य सही है, व्याप्त सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी अशुद्ध शब्द है। प्रामाणिक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, प्रामाणिक होता है। और ये सारे ही क्वेश्चन किसी और एग्जाम में भी रिपीट होते हैं और इसमें भी होंगे, तो आप लोग सही से देखिएगा, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कारक आप लोग पढ़े ही होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान में अधिकरण अपदान से अधिकरण में पर। तो अधिकरण क्या है? में पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पर कारक होगा, यानी परसर्ग कारक होगा अधिकरण का। और कारक मैं पढ़ा दी हूँ, जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। अधिकरण कारक परसर्ग में पर होता है, कर्ता कारक का परसर्ग ने होता है, कर्म कारक का को होता है, करण कारक का से होता है, संप्रदान कारक का को के लिए और अपादान कारक का से, यानी जो अलगाव का अर्थ देता है। तो निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्षमा, क्षेत्र, घटना, रीति। तो पुल्लिंग कौन सा है इसमें बताइए आप लोग, पुल्लिंग कौन सा होगा? तो क्षमा बोलते हैं, क्षमा दे दीजिए, यानी क्षमा दी जाती है, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। घटना घटी बोलते हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। रीति रिवाज निभाई जाती हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। और क्षेत्र क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। क्षेत्र बड़ा है, बड़ी है नहीं बोलते हैं, बोलते हैं क्षेत्र बड़ा है, तो क्षेत्र पुल्लिंग शब्द है, जबकि क्षमा, घटना, रीति स्त्रीलिंग शब्द है। अगला स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दुख, गरिमा, लेख, स्पर्श। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो पढ़ के देखिए इसमें कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है। तो क्या बोलते हैं? दुख है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। लेख लिखा जाता है, लिखी नहीं जाती है, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। स्पर्श किया जाता है, स्पर्श हुआ बोलते हैं, चाहे स्पर्श कर लो, तो ये पुल्लिंग शब्द हो गया। बोलने में ही लग रहा है कि ये पुल्लिंग होंगे। और गरिमा बचा, गरिमा, तो गरिमा क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बढ़ते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? एक वचन में कभी नहीं होता है। दर्शन, नारी, लता, गाय। तो क्या बोलते हैं? आपके दर्शन हुए। हमेशा कोई एक ही पुरुष क्यों ना हो, तो बोलते हैं कि आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हो जाएं, तो ये हमेशा क्या होते हैं? आपके दर्शन हुए, यानी दर्शन शब्द हमेशा क्या होता है? बहुवचन होता है, एक वचन कभी भी नहीं होता है। बोलते हैं ना, आपके दर्शन हुए, आपके दर्शन हो गए, तो यही क्या है? सदैव बहुवचन शब्द है। और भी होते हैं, दर्शन, लोग, प्राण, आंसू, दाम, ओठ आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। नारी का बहुवचन नारियां होगा, लता का लताएं होगा, गाय का बहुवचन गायें होगा। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। तो भूतकाल में कौन सा है? मैं जाता हूँ, तो ये तो होगा नहीं। मैं जाता हूँ ये होगा नहीं। राम घर गया था, इसे छोड़ते रहे, वह आ रहा है, ये भी नहीं होगा। वह पुस्तक पढ़ेगा। तो कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी बच गया,
राम घर गया था, यानी जो पास्ट में हो गया उसे भूतकाल कहेंगे। और वह पुस्तक पढ़ेगा, भविष्य है, वह आ रहा है, वह वर्तमान है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राम घर गया था। राम घर गया था क्या है, भूतकाल है। और वह आ रहा है वर्तमान काल के उदाहरण है, वह पढ़ेगा भविष्य काल के उदाहरण है। निम्न में भाववाच्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मोहन पुस्तक पढ़ता है, बी श्याम पत्र लिखता है, मोहन से बैठा नहीं जाता, पत्र लिखा जाता है। तो भाववाचक कौन होते हैं? जो ऐसे बोला जाता है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे सोया नहीं जाता, जो ऐसे शब्द बोले जाते हैं वो भाववाच्य होते हैं। तो उसमें से मोहन पुस्तक पढ़ता है तो होगा नहीं, श्याम पत्र लिखता है भी नहीं होगा, मोहन से बैठा नहीं जाता। कोई भी शब्द हो, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ऐसे शब्द क्या होते हैं, भाववाचक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो मोहन से बैठा नहीं जाता भाववाचक है। क्रिया का वह रूपांतरण जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो, भाववाच्य कहलाते हैं। अगला क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र है? कौन मिश्र वाक्य है? ऑप्शन नंबर है, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। सी है, वह पुस्तक राम की थी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो कौन सा मिश्र वाक्य होगा, यानी दो से मिलकर जो बने होते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। जब सवेरा हुआ, यानी यह अधूरा शब्द है ना, जो इसको पूरा कर देगा। तब हम लोग बाहर गए, जब सवेरा हुआ, इसमें कुछ अधूरा लग रहा है, तब हम लोग बाहर गए, यानी जो दो शब्दों से, यानी जिसमें दो का मेल होता है वह मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए, यह मिश्रित वाक्य है। जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित, यानी उस पर वो आश्रित है, अन्य आश्रित गौड़ उपवाक्य हो, तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, तब, जब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, यदि आदि से जुड़े हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध शब्द है। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसमें अशुद्ध कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने विद्यालय जाना है, तो इसमें अशुद्ध अंश कौन सा है? तो कोई नहीं बोलता है कि मैंने विद्यालय जाना है, तो हमेशा क्या बोला जाता है, मुझे विद्यालय जाना है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए में अशुद्धि है, तो क्या बोलते हैं, मुझे विद्यालय जाना है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। तो मैंने के स्थान पे क्या आ जाएगा, मुझे आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ये तो सबसे इजी है। तो प्रश्न चिन्ह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन में भी लगा हुआ है, देख लीजिए, यहाँ से देख के भी आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे पूर्ण विराम है, एक्सक्लामेटरी है, और ये क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, तो ये अर्ध विराम होता है। अगला है आसमान फट जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आसमान फट जाना, असंभव काम होना, बहुत शोर करना भी नहीं, चुगली करना भी नहीं, अचानक आफत आना। अचानक ही तो आसमान फटता है, तो अचानक आफत आना, यही मुहावरे का अर्थ होगा। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, स्वावलंबी का क्या होगा? पाँव बाहर होना, पानी फेर देना, पैरों पर खड़ा होना, फूक फूक कर पैर रखना। तो क्या हो जाएगा? स्वावलंबी होना, यानी पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना स्वावलंबी होना होता है। अगला क्या है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इसका अर्थ क्या होगा?
कर्म करो फल की इच्छा मत, कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो यही इसका अर्थ होगा। पेड़ बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो, यानी जो अगर आप लोग बबूल का पेड़ लगाएंगे तो उसमें आम कहाँ से फलेगा। तो आप लोग जो कार्य करेंगे उसी का फल तो मिलेगा। जैसा कर्म आप लोग करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। पांचों उंगलियां घी में होना, तो क्या हो जाएगा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, नेकी कार्य के कुएं में डाल नेकी और पूछ पूछ के, तो क्या हो गया। लाभ ही लाभ मतलब पांचों उंगलियां घी में होना। अगला क्या है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद कहलाता है। शब्दानुवाद, भावानुवाद, सारानुवाद, व्याख्यानुवाद। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना होता है व्याख्यानुवाद। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है 45, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी से आता है ब्रज हिंदी की, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो पश्चिमी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में शामिल उपभाषाएं हैं अवधी, वाघेली, छत्तीसगढ़ी और बिहारी। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद, देखिए इसमें इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद शोधन, प्रशोधन, संशोधन, समाशोधन। तो क्या होगा, अमेंडमेंट किसे बोलते हैं, संशोधन को बोलते हैं। इसमें इंग्लिश भी पूछ ले रहा है। तो अमेंडमेंट क्या होता है, संशोधन करना होता है। इसका हिंदी, सूरसागर के रचयिता कौन है। तो सूरसागर के रचयिता जयदेव हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं सूरसागर की जय हो, याद करने के लिए सूरसागर की जय हो। तो सूरसागर के रचयिता कौन है, जयदेव हैं। नहीं सॉरी सूरदास के सूरसागर तो सूरदास ही लिखे हैं, सॉरी। सूरसागर के रचयिता कौन है, सूरदास हैं। सूरसागर के रचयिता सूरदास, यहाँ पे सुर लगा है, यहाँ पे भी सुर लगा है। तो सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। भक्ति काल की सगुण मार्गी कृष्ण काव्यधारा के कवि सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी है। तो सूरदास की रचनाएं कौन सी है, सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, बिहारी। तो बिहारी जी कौन से कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं। कविवर बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं, बिहारी सतसई है, और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंथ। ये क्या है, छायावाद के कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रा नंदन पंथ कौन है, छायावाद के कवि है। अगला है, उसने कहा था कहानी में लेखक है। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। तो कौन सा सही हो जाएगा, किशोरी लाल, गोस्वामी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद्र भगवान दास। तो कौन से होंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी हैं, घंटाघर, धर्मपरायण, ऋछ, पाठशाला, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हीरा। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी किस काव्य के है, यानी उर्वशी किसका काव्य है। कई एग्जाम में भी पूछा गया है, यूपीपी और यूपीएसआई इन सब एग्जाम में भी पूछा गया है। उर्वशी किसका काव्य है, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। तो किसका है उर्वशी, तो रामधारी सिंह दिनकर का है उर्वशी काव्य। तो 50 हो गए। और उर्वशी रामधारी सिंह
इनका कविता संग्रह। इनके अन्य कौन से हैं? रामधारी सिंह दिनकर के अन्य कौन है? रश्मि रथी है, हुंकार है, कुरुक्षेत्र है, परशुराम है यानी परशुराम की प्रतिज्ञा है, और हाहाकार है। तो रामधारी सिंह दिनकर की अन्य संग्रह है रश्मि रथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र, परशुराम प्रतिज्ञा और हाहाकार। तो 50 क्वेश्चन हो गए। तो 50 हिंदी के हैं, 50 रीजनिंग के हैं, 50 जीएस के हैं। तो अगली वीडियो में मैं रीजनिंग का बना दूंगी, फिर उसके अगली में जीएस का। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा, और आप लोग का कितना सही हुआ कितना गलत हुआ अपने से भी करिएगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद।